ये 362 के लिए प्लान कर रहे हैं। खेल करना पड़ रहा है इस नंबर, इस गणित की वजह से। ये नहीं होता तो वो इतना बड़ा खेल नहीं होता। नहीं, सरकार पूरे प्राण प्रण से 2/3 बहुमत के लिए जुटी हुई है। सरकार के पास अभी वो नंबर है नहीं। अनऑफिशियल बातचीत में हमेशा पार्टी के नेता कहते रहे, जिस दिन बोले आप कैलकुलेट करते रहिए, जिस दिन 2/3 हो जाएंगे उसी दिन हम विशेष सत्र लाकर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव, आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, महिला बिल जो कि मतलब पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान जिसको टेबल पर लेकर के आए अमेंडमेंट के लिए, अब एक बार फिर से कहीं वो टेबल पर आ जाए तो क्या होगा। क्योंकि अभी कुछ महीनों के बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है। इन तमाम चुनावों से पहले एक बार फिर से ऐसी कोई बात सामने आए तो क्या होगा। क्योंकि इस वक्त बीजेपी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए इस मॉनसून सेशन की अगर बात करें तो। पहले जेनजी आंदोलन चल रहा था, फिर उसके बाद में अब एफसीआरए बिल को लेकर के भी चर्चा चल रही थी, डिलिमिटेशन के बिल को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन मामला बन नहीं पा रहा है। तो अगर मामला बन गया तो क्या महिला बिल आ सकता है। क्योंकि अब अंदर खाने चर्चा ये चल रही है, एफसीआरए यानी कि फॉरेन फंडिंग जो बिल है उस पर अमेंडमेंट्स कुछ कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जिससे कि अभी कुछ दिन पहले, एक दिन 2 दिन पहले अमित शाह जी से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग मिलने के लिए भी आए थे। तो ये सारी तैयारी चल रही है, विपक्ष के साथ बातचीत चल रही है, ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा कि एफसीआरए तो चलिए ठीक है, एफसीआरए में भी अभी द्वंद है, क्योंकि बीजेपी कई बार कई चीजों को हाँ कर देती है, विपक्ष तैयार है, लेकिन विपक्ष से पूछे तो विपक्ष कहता है कि हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई है जी, तो हमको पता ही नहीं कैसे ये बात हो सकती है। तो विपक्ष भी एफसीआरए पर तैयार होता दिख नहीं रहा है अभी। तो ऐसे में कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट सामने निकल के आ रहे हैं, चाहे डिलिमिटेशन बिल हो, चाहे महिलाओं वाला बिल हो, या फिर एफसीआरए हो। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का जो मामला है, और परिसीमन का मामला जो है वो जनगणना के बगैर नहीं सकता। एक बड़ा सीक्वेंस बना हुआ है, इसको समझना जरूरी है कि जब जातीय जो जनगणना होती है, होनी है बेसिकली, जनगणना होने के बाद ये परिसीमन वाला मामला तय हो सकता है। क्योंकि आपको जब हिस्से कहीं पर बढ़ाए जाएं, कहीं छोटे किए जाए ना, ये तमाम चीजें होंगी, और उसी से पूरे राजनीतिक समीकरण बदल जाता है। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए आपने कहीं पर 4 हिस्सों को कम करना चाहा और वो दूसरी जगह जाते हैं, उसके हिस्से अलग हो जाते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि बहुत बड़ा राजनीतिक मामला बदल जाता है। क्योंकि एक कम्युनिटी के लोग, एक जाति के लोग, कोई एक गांव में रह रहे हैं, उनके कई गांव है वहां पर, और उसी की मेजोरिटी से वो जगह पर लोग मसलन जीतते आए। मान लीजिए आगरा में ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एक कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं और लोग जीतते आए, तो पता लगा कि वो परिसीमन में कट गई वो जगह, ठीक है। और ऐसे कई नेताओं को पहले भी नुकसान हुए और भी नुकसान हो सकते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए इस पर वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जी जुड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, बड़ा सवाल ये है कि डिलिमिटेशन, महिला बिल में जो संशोधन की बात है, एफसीआरए में, ये तमाम बिल पेंडिंग मोड में चल रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि संसद तो अब बिल्कुल अपने खत्म होने पर आ रही है, लेकिन मामला क्योंकि ठंडी पड़ी है ना, अभी जेनजी के दौरान थोड़ा सा एग्रेशन बना हुआ था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है। भले ही विपक्ष इसके बीच में थोड़ा अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी तो ठंडा लग रहा है, क्योंकि कागजी कार्रवाई में बिल के मामले में कुछ आउटपुट इस बार नहीं दिखा है। तो आपको क्या लगता है, एफसीआरए, फॉरेन फंडिंग वाली बात करें, परिसीमन की बात करें, या महिला बिल की, क्योंकि महिला बिल ने पहले भी बवाल काटा, अभी दोबारा हो सकता है, क्या आपको लग रहा है कि कुछ हो पाएगा अभी संसद में? मानसून सत्र के जो 5 एजेंडे थे, मेन जो 5 एजेंडे थे, जो सरकारी कामकाज की जहां तक बात है, उसमें चूंकि ये जेनजी आंदोलन था, तो परीक्षा संशोधन विधेयक एक आया, वो पारित हो चुका है। एमएसएमई पे बिल का पारित हो चुका है। इनकम टैक्स के अमेंडमेंट लॉ का था, वो पारित हो चुका है। तो सरकार का जो एजेंडा था उसमें अभी एफसीआरए बचा हुआ है, फॉरेन फंडिंग बची हुई है। जो परिसीमन और महिला आरक्षण है वो मानसून सत्र के एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन जैसे कि पहले से भी बात की जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये तभी संभव है जब सरकार 2/3 बहुमत के पर इंश्योर हो जाए। अभी तक जो आंकड़े हैं वो एनडीए के आंकड़ा 318 तक है, 318 तक पहुंच रहा है। अभी जो बात है वो है कि डीएमके के जो सांसद हैं वो अगर वॉकआउट करें, या समाजवादी पार्टी वॉकआउट करे, या समर्थन दे,
तभी ही ये बिल पारित हो सकता है। शरद पवार के पार्टी के 8 सांसद हैं, अगर वो आ भी जाते हैं, या वाईएसआरसीपी के जो हैं कुछ सांसद हैं, या छोटे दलों के जो सांसद हैं, उससे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि आंकड़ा बड़ा है, 2/3 पर बहुमत डीएमके का चाहिए। रोल भी बड़ा इसके अंदर आ रहा है ना सर, शायद वो नहीं, डेफिनेटली डीएमके की बात है, लेकिन डीएमके का जो रुख हमने अभी वंदे मातरम बिल पर देखा, ए राजा ने बोला और उन्होंने लगातार 3 बार कागज फाड़ के संसद में डाले, और वो बहुत ही प्रचंड विरोध उन्होंने वंदे मातरम बिल का किया, चूंकि शोर शराबा था और उसमें उनकी आवाज ज्यादा सुनाई नहीं दे रही थी, और उसके बाद ध्वनि मत से उसको पारित कर दिया गया बिल को। वंदे मातरम संशोधन जो आया था, वंदे मातरम को लेके जो बिल था उसमें। तो ऐसे में जो दिखाई दे रहा है या जो समझ में आता है वो ये है कि डीएमके सहज समर्थन को तैयार नहीं होगी। मैक्सिमम जो आज समझ में आ रहा है वो ये है कि वो वॉकआउट कर जाएंगे। हालांकि सरकार लगातार चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश के द्वारा जरूर उनको अप्रोच कर रही है और अपने समर्थन में लाने का भरपूर प्रयास कर रही है, पर अभी तक डीएमके ने अपने रुख को बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया है। जो पुराना उनका रुख था विरोध का, ऑफिशियल स्टैंड आज भी वही है उनका। तो ऐसे में डीएमके की जो संभावना है, जो मुझे जो लगता है वो ये है कि वॉकआउट पे, मैक्सिमम वॉकआउट पे वो सहमत हो सकते हैं, लेकिन समर्थन ने ऐसा मतलब अभी तक कोई संकेत आया नहीं। तो जैसे एनसीपी के साथ जो बातचीत हो रही है, जो हो रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है। पर एनसीपी को क्या दे देंगे सर? मंत्री पद दे देंगे? मंत्री पद होने चाहिए नहीं क्या? सुप्रिया सुले मंत्री पद से मान जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। क्यों नहीं मान सकती? मान भी सकती है, क्योंकि एनसीपी तो पहले भी गठबंधन की साथ ही रही है इनके साथ। बिल्कुल रही है, और कैलकुलेशन भी चलती रही है। लेकिन क्या मतलब कितनी, क्योंकि यहाँ पर सारा भाव तोल की बात हो जाती है सर, यानी कि संसद में जो बिल में अमेंडमेंट्स होने हैं, ये सारा राजनीतिक पार्टियों के बीच में भाव तोल चल रहा है, जिसकी चर्चा हम अक्सर पत्रकार तो करते हैं लेकिन आम जन नहीं जानते। नहीं, अंदरूनी उसमें तो चल ही रहा है, उसमें कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली सभी पार्टियों से सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। 50% पर ऑलमोस्ट परिसीमन पर 50% हर अनुपातिक रूप से सभी राज्यों का बढ़ जाए, इस पर करीब करीब सभी पार्टियां सहमत भी हुई हैं। अब बात वही है कि ये बिल को कब लाते हैं, और बिना 2/3 बहुमत के ये पारित नहीं हो सकता है, और सरकार के पास अभी वो नंबर है नहीं। अनऑफिशियल बातचीत में हमेशा पार्टी के नेता कहते रहे हैं, जिस दिन बोले आप कैलकुलेट करते रहिए, जिस दिन 2/3 हो जाएंगे उसी दिन हम विशेष सत्र लाकर कर देंगे। तो विशेष सत्र आ रहा है क्या सर? ये भी एक चर्चा मेरे ख्याल से 13 अगस्त तक तो ये बिल लाना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि लेकिन उसके बाद विशेष सत्र, उसके बाद हो सकता है कि तैयारी लेके आ जाए या एक्सटेंड कर दे संसद, उसके बाद कुछ बात बने तो बने। लेकिन तैयारियां तो होती हैं सर इसकी तरफ चलते हुए। अब मतलब तैयारियां पिछले जब से महिला आरक्षण बिल गिरा है उसी दिन से सरकार की तैयारी लगातार जारी है 2/3 बहुमत के लिए। लगातार आपने देखा पहली बार ऐसा बीजेपी के टेन्योर में हुआ, एनडीए के टेन्योर में, जो उनको झटका मिला था। हाँ, आपने देखा होगा कि महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करवा पाए, फिर ये टीएमसी के सांसद लिए। अभी टीएमसी के 3 सांसदों के बागी होने की बात थी, तो प्रधानमंत्री अभी तीनों सांसदों समेत सभी नए सांसदों से मिले हैं। तो अभी काफी मतलब दिल्ली अभी दूर है, अभी ये जो लक्ष्य है 2/3 का, उससे अभी दूर है। लेकिन सरकार के जो रणनीतिकार हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो बड़े मुतमईन है, वो कहते हैं कि नहीं हम कर ले जाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि 13 अगस्त तक कम से कम, जब तक मानसून सत्र का जो ऑफिशियली टेन्योर है, तब तक ये बिल अभी नहीं आ पाएगा। अभी एफसीआरए पर ही सरकार के लिए मुसीबत है अभी ये कि सरकार अपना वर्चस्व नहीं बना पा रही है बिल पास कराने में ना, क्लियरली। मतलब ये घुटन तो वहां है। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि सरकार को 240 तो भाजपा को सीटें मिली, उसके बाद जो एनडीए है वो 292 सीटों पर था पूरा, अभी ये 318 पर आए हैं। ये 362 के लिए प्लान कर रहे हैं। तो बात ये कि मतलब 2 जो है नहीं, उससे बहुत आगे की बात है 2/3। तो बात वो है, इसलिए एफर्ट सरकार को ज्यादा लग रहा है। 318 से 362 का सफर बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का तब चुनाव हो रहा था, तब से लेके अब तक ये तैयारी पूरी हो नहीं पाई, जबकि इस बीच में कितनी टूट हुई है।
नहीं, जबकि ये पंजाब से टूट हुई, लगातार पर्दे महाराष्ट्र के से टूट पीछे हुई, बंगाल से लगातार टूट हुई। पार्टियों से बातचीत, लगातार नेताओं से बातचीत, लगातार तोड़फोड़ चल ही रही है। ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए भी बंद हुई है। आप देखो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हुआ तो राज्यसभा में भी तो 2/3 से कम है, अभी 2/3 से करीब 16 नंबर कम है अभी। तो उसमें भी राज्यसभा में भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जैसे मीनाक्षी नटराजन को जो मामला था नहीं, उसके बावजूद उसको करके और 3 सीटें बीजेपी को मिली। झारखंड में हमने देखा कि वो जो निर्दलीय थे वो सेठ वो चुनाव जीते। मतलब ये खेल करना पड़ रहा है इस नंबर, इस गणित की वजह से। ये नहीं होता तो वो इतना बड़ा खेल नहीं होता। नहीं, सरकार पूरे प्राण प्रण से 2/3 बहुमत के लिए जुटी हुई है। अभी भी मेरी जहां तक जानकारी है 2/3 पे सरकार अभी इंश्योर नहीं हुई है, मतलब उनको पूरा भरोसा नहीं है कि 2/3 हो चुके हैं। पार्टियों पे भरोसा नहीं है, आश्वासन जरूर मिले होंगे उन्हें, लेकिन अभी पूरा पीछे है, पर्दे के कुछ आगे हैं जो पीछे है, उनकी गारंटी नहीं है। उनकी गारंटी कैसे मिलेगी, उसके लिए साम दाम दंड भेद चल रहा है। ना जाने क्या क्या चल रहा होगा जिसका आम जनता अंदाजा भी नहीं लगा सकती। बहुत दिलचस्प है सर। यहाँ पर ये क्या संसद में चल रहा है, लोग सोच रहे कि संसद में कुछ काम नहीं हुआ। काम नहीं होने के पीछे की असल वजह ये है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।